नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन की सफलता के 1 साल की। बताएंगे नासा ने किस ग्रह का तैयार किया एनिमेशन, और डेंगू से जुड़े नए अध्ययन के अलावा जानेंगे कैसे हुई मानव की उत्पत्ति। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। मंगलयान ने अंतरिक्ष में पूरा किया सफलता का 1 साल। कई साल तक चलता रहेगा मिशन। लोगों तक पहुंचेगी प्लूटो की रोचक जानकारियां। नासा ने जारी किया प्लूटो से जुड़ा एनिमेशन। दिल्ली में साइंस सेतु कार्यशाला का आयोजन। वैज्ञानिकों से रूबरू हुए सैकड़ों छात्र। डेंगू का दोबारा संक्रमण हो सकता है ज्यादा घातक, नए शोध में हुआ खुलासा। और खोज खबर में चर्चा करेंगे मानव उत्पत्ति के इतिहास और विकास की। और अब खबरें विस्तार से। 24 सितंबर 2014 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब भारत ने मंगलयान पर अपनी सफलता के झंडे गाड़े। जी हां, ठीक 1 साल पहले इसी दिन इसरो ने बहुत ही कम लागत वाले मंगलयान को लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया था। मंगलयान ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस बीच इस यान ने लाल ग्रह से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी हैं। मिशन के 1 साल पूरे होने पर पूरे देश में खुशी और गर्व का माहौल है। पेश है ये खास रिपोर्ट। चौबीस सितंबर को मंगलयान ने अंतरिक्ष में अपना 1 साल पूरा कर लिया। देश के लिए ये एक गौरव की बात है। पहली बार में ही मंगल की कक्षा में स्थापित होने वाला ये दुनिया का प्रथम मंगल अभियान है, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 2014 को लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुए मंगलयान ने कई मुश्किलों का सामना करते हुए अंतरिक्ष में अपनी यात्रा का 1 साल पूरा किया है। मंगलयान का 6 महीने का आधिकारिक सफर 24 मार्च 2015 को पूरा हो गया था, लेकिन उपग्रह में मौजूद ईंधन की पर्याप्त मात्रा और यान की सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों की संतोषजनक कार्यकुशलता को देखते हुए इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। मंगल की कक्षा में स्थापित होने से लेकर अब तक ये अनेकों फोटो और डेटा भेज चुका है, जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। मार्स ऑर्बिटर मिशन का मार्स कलर कैमरा अब तक मंगल की सतह की हजारों तस्वीरें भेज चुका है, जिनमें मंगल ग्रह की पूर्ण डिस्क छवि, पहाड़, शुष्क ज्वालामुखी और लाल ग्रह पर आने वाले आंधी तूफान की तस्वीरें शामिल हैं। मंगलयान मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध के वायुमंडलीय हलचलों की तस्वीरें लेने में भी कामयाब रहा है। मंगलयान में लगा कैमरा लाल ग्रह की सतह पर मौजूद गड्ढों से ग्रह की सतहों पर पड़ रहे विभिन्न प्रभावों, इसकी घाटियों और इसके निवासी ग्रह फोबोस के क्लोजअप लेने में कामयाब रहा। आगे भी मंगलयान पर मौजूद खास उपकरण विभिन्न प्रयोगों द्वारा मंगल की सतह का अध्ययन करते रहेंगे। इन प्रयोगों में मंगल की सतह पर मौजूद मिट्टी में खनिज लवणों की मात्रा और इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली मीथेन गैस का विश्लेषण शामिल है। जहां यान का मीथेन सेंसर मंगल के वायुमंडल में मौजूद प्राकृतिक गैसों की मात्रा और इसके मूल साधनों का अध्ययन कर रहा है, वहीं लाइमैन अल्फा फोटोमीटर इसकी वायुमंडलीय प्रवृत्ति का अध्ययन करने के साथ साथ इसके ऊपरी वायुमंडल में मौजूद ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के रेशों और न्यूट्रल पार्टिकल्स का अध्ययन कर रहा है। मंगलयान पर लगे मार्स एक्सोफेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर मंगल से जुड़े डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही ये उपकरण लाल ग्रह की उत्पत्ति और इसकी संरचना से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए इसकी सतह में मौजूद खनिज भंडार और इसके दिन रात के तापमान का भी विश्लेषण कर रहे हैं। मंगलयान में अब भी 40 किलो ईंधन मौजूद है, जिसके दम पर मंगल ऑर्बिटर मिशन अगले कई सालों तक काम कर सकता है। विज्ञान के छात्रों के लिए वैज्ञानिकों के कार्यों से जुड़ी जानकारियां हासिल करना हमेशा से ही कौतूहल का विषय रहा है। इन्हीं जानकारियों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से साइंस सेतु का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया, जिन्हें जाने माने वैज्ञानिकों से रूबरू होने का मौका भी मिला। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हम एक शिक्षित समाज में रहते हैं जिसे ज्ञान के निरंतर विकास और उसके क्रियान्वयन की जरूरत पड़ती है। शिक्षा प्रणाली में हुई प्रगति के बावजूद
अभी भी संस्थागत अनुसंधान और उच्च शिक्षा के बीच का फासला बरकरार है, जिसे साइंस सेतु जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कम किया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कॉलेजों के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली द्वारा साइंस सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, साइंस सेतु कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच के फासले को कम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के शोधकर्ता हर साल विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ व्याख्यानों, प्रयोगशालाओं और विभिन्न वोकेशनल मेंटरशिप कार्यशालाओं के जरिए कम से कम 12 घंटों के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे। हाल ही में स्टेम सेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रचार और वास्तविकता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पिछले साल मार्च में सेक्रेटरी डीबीटी प्रोफेसर के विजय राघवन और इनसा के अध्यक्ष व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रोफेसर राघवेंद्र गडगकर के नेतृत्व में साइंस सेतु का उद्घाटन किया गया था। तब से लेकर अब तक कॉलेजों में कई इंटरैक्टिव सेशंस का आयोजन किया जा चुका है। Science Setu is a program which is designed to connect research institutions in this country with undergraduate or other teaching institutions in the country. See, what happens is in research institutions there is not enough teaching except for pre-PhD courses. In academic institutions such as our colleges, there is not enough research. So there is a disconnect between research and teaching in this country. In order to bridge this, we have designed this program called Science Setu. कार्यक्रम का आयोजन 22 सितंबर को जाकिर हुसैन कॉलेज के सलमान गनी हाशमी ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की पूर्व सचिव डॉक्टर मंजू शर्मा ने किया, जिसमें 12 कॉलेजों के 400 छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में हैदराबाद के LV प्रसाद नेत्रालय के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च और अग्रणी स्टेम सेल वैज्ञानिक डॉक्टर D बालासुब्रमण्यम ने सेल्स, स्टेम सेल्स एंड देयर एप्लीकेशंस विषय पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। It was a very informative seminar in the sense that it didn't give all the hype and all the myths that are related to stem cells. It didn't sensationalize the topic. It gave it to us as basic science, which it already is. And the upside of what this program did for me was that it inspired me and it told me where we stand on this topic right now, and it told me what all I can do as somebody who wants to work in research, what I can do to move this topic forward. व्याख्यान के बाद स्टेम सेल विज्ञान और प्रयोग के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों के बीच एक पैनल डिस्कशन भी हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर अशोक मुखोपाध्याय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की डॉक्टर सुजाता मोहंती और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डॉक्टर अलका शर्मा जैसे अग्रणी स्टेम सेल शोधकर्ता इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा बने। देश में डेंगू का प्रकोप जारी है। इस बीच शोधकर्ताओं ने एक नया खुलासा किया है। इस शोध के मुताबिक डेंगू का दोबारा संक्रमण ज्यादा घातक साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने डेंगू वायरस की विशिष्ट एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज पर किए गए अध्ययन के द्वारा इस बात की जानकारी दी है। इस शोध को साइंस जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। अभी तक वैज्ञानिकों का मानना था कि डेंगू जैसी घातक बीमारी के 4 सीरोटाइप डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के किए गए ताजा शोध से डेंगू वायरस के विकास के बारे में नई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है। ये शोध डेंगू की उन 47 किस्मों पर आधारित है जो मनुष्य और प्राइमेट्स के 148 सैंपल से लिए गए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किस्में डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप से मेल खाती हैं या नहीं। शोध में 4 अलग अलग सीरोटाइप्स में विभाजित डेंगू वायरस के प्रत्येक सीरोटाइप की एंटीजेनिक गुणों में महत्वपूर्ण मतभेद पाए गए। इन एंटीजेनिक गुणों की मदद से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस को पहचानकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। अध्ययन के मुताबिक एक ही ग्रुप के होने के बावजूद डेंगू की किस्मों में कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण ये मान लेना सही नहीं कि वायरस की किसी एक किस्म से पीड़ित व्यक्ति वायरस के अन्य संक्रमणों से सुरक्षित है। शोध बताता है
कि कई मामलों में पहली बार डेंगू संक्रमण हल्का रहता है, जबकि दूसरी बार होने पर यह गंभीर रूप धारण करते हुए प्राण घातक भी साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों की धारणा है कि संक्रमण होने पर डेंगू की रोकथाम के लिए शरीर में बनी एंटीबॉडीज अनजाने में ही डेंगू वायरस की अन्य किस्मों को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति दे देती है। इस अध्ययन के द्वारा डेंगू वायरस की उत्पत्ति के कारणों के साथ साथ इस बीमारी के टीके को विकसित करने में भी काफी मदद मिलेगी। साइंस जर्नल में प्रकाशित इस शोध के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि डेंगू से बचाव के लिए तैयार किए जाने वाले टीके को बनाने में इसकी कौन सी किस्म की मदद ली जा सकती है। प्लूटो ग्रह के बेहद करीब पहुंचने वाला नासा का अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन अब तक इस ग्रह की कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें भेज चुका है। इन तस्वीरों के द्वारा वैज्ञानिकों को प्लूटो से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई हैं। नासा ने अब इन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एनिमेशन जारी किया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्लूटो को कभी सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौर मंडल के बाहरी कूपियर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय पिंड माना जाता है। कूपियर घेरे के अन्य पिंडों की तरह प्लूटो का आकार और द्रव्यमान काफी छोटा है। प्लूटो से जुड़े रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए नासा ने 19 जनवरी 2006 को एक शोध यान न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष में छोड़ा था। 9 साल बाद 14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स प्लूटो के काफी नजदीक से गुजरा। इस एनिमेशन को बोल्डर के साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर स्टुअर्ट रॉबिन्स ने तैयार किया है। इसे बनाने के लिए न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस इमेजर द्वारा मध्य जुलाई में ली गई तस्वीरों का प्रयोग किया गया है। इस एनिमेशन की शुरुआत माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाले शीर्ष पर्वतारोहियों में से एक तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर रखे प्लूटो के दांतेदार पहाड़ों नॉर्गे माउंट्स की तस्वीरों के साथ होती है। एनिमेशन में 120 मील की ऊंचाई से प्लूटो की सतह का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। एनिमेशन में पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए उत्तर दिशा में अनौपचारिक रूप से नामित स्पुतनिक प्लेनम और कुहलू क्षेत्र के बीच की सीमा साफ साफ नजर आती है। इस एनिमेशन के जरिए स्पुतनिक प्लेनम और कुहलू क्षेत्र की चमक के बीच का अंतर भी साफ तौर पर पता चल रहा है। सौर मंडल में मौजूद वस्तुओं की प्राकृतिक चमक की विविधताओं में पाया जाने वाला ये सबसे बड़ा अंतर है। इस एनिमेशन के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जिसके जरिए प्लूटो को और करीब से जानने और समझने में सहायता मिलेगी। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और चलिए अब नजर डाल लेते हैं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश विदेश में चल रही गतिविधियों पर साइंस एक्सप्रेस में। अठारह सितंबर को गुजरात स्थित गिर राष्ट्रीय पार्क ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई। 1412 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का घर है। इस मौके पर राजकोट में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के आदिवासी और पर्यावरण एवं वन मंत्री मंगूभाई पटेल ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। यहाँ की प्रजा की सुरक्षा की वजह से, हमारी वेटरनरी केयर की वजह से, यहाँ की खाद्य व्यवस्था की वजह से ये शेर बढ़ते 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 अब 523 पर पहुंच गए हैं। ये अभयारण्य के अधिकारियों के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज एशियाई शेरों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट से निकालकर एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल करते हुए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर के डॉक्टरों ने एक लीवर साझा करने वाले जुड़वा बच्चों को सफलतापूर्वक अलग कर दिया। इस ऑपरेशन को 40 डॉक्टरों की एक टीम ने 10 घंटे में पूरा किया। तो सारे इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद फिर हम लोग को भी अपनी टीम्स बनाई गई। टीम्स ने
पूरी रिहर्सल की कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स किए जाएंगे, किस तरह से किए जाएंगे, कौन किस टीम में होगा, कौन एक बार सेपरेशन के बाद कौन एक बेबी को देखेगा, कौन दूसरी बेबी को देखेगा। तो ये सारी प्रिपरेशंस हमारे को करीब 20-21 दिन लग गए उस प्रिपरेशन में। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं जहां जिगर से जुड़े बच्चे जन्म के बाद भी जीवित रहें। यही कारण है कि चिकित्सा के क्षेत्र में इस सर्जरी को एक उपलब्धि माना जा रहा है। इस निःशुल्क ऑपरेशन को 1 महीने के गहन अध्ययन और तैयारियों के बाद पूरा किया गया। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला यात्री वेलेंटीना तेरेशोकोवा ने 17 सितंबर को लंदन में सोवियत अंतरिक्ष यान और कलाकृतियों की प्रदर्शनी कॉस्मोनॉट्स बर्थ ऑफ द स्पेस एज का आगाज किया। लंदन में आयोजित होने वाली ये रशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। लंदन साइंस म्यूजियम द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी 13 मार्च 2016 तक चलेगी। Я считаю, что выставка – это выставка, показывает, насколько интересен, важен для человечества труд людей, которые и на Земле, и в космосе работают. А с другой стороны, дает возможность подумать о дальнейшем сотрудничестве наших ученых, наших молодых людей, кто хочет полететь в космос. Так что я рада и считаю, что это очень важно. Проведение подобной выставки в Лондоне, прекрасном городе. प्रदर्शनी में आकर्षण के कई केंद्र हैं, जिनमें से प्रमुख हैं साल 1963 में वेलेंटीना को अंतरिक्ष से वापस लाने वाला वोत्सोक 6 क्राफ्ट और 1969 का 5 मीटर लंबा LK-3 ल्यूनर लैंडर। ये अब तक का सबसे संपूर्ण ल्यूनर लैंडर है। प्रदर्शनी में सोवियत सबऑर्बिटल रॉकेट फ्लाइट्स का हिस्सा रहे डॉक इजेक्टर सीट और सूट के इंजीनियरिंग मॉडल्स और मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर इस्तेमाल किए गए अल्पकालिक अंतरिक्ष बौछार यानी शॉर्ट लिव्ड स्पेस शावर को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजा दुरई ने फूलों की खुशबू के परीक्षण के लिए एक ऐसे उपकरण का डिजाइन किया है जिससे फूलों की गुणवत्ता के आकलन में सहायता मिलेगी। ये उपकरण एक हैंड हेल्ड ई नोज है जिसमें शक्तिशाली सेंसर लगे हुए हैं। इन सेंसर्स के जरिए ई नोज फूलों की खुशबू को जांचने और परखने के बाद एरोमा इंडेक्स के जरिए उनकी गुणवत्ता का परिणाम देती है। इस परीक्षण के लिए 10 ग्राम से भी कम फूल और 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। इस पद्धति के जरिए न सिर्फ प्रयोगशालाओं में होने वाले फूलों के परीक्षण की लागत में कटौती आएगी, बल्कि फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए भी उचित दर पर फूलों की बिक्री करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहायक महानिदेशक ने एक रोचक घोषणा करते हुए कहा कि मुमकिन है इबोला वायरस के संक्रमण की रोकथाम के जरिए साल 2015 के अंत तक इबोला का एक भी नया मामला सामने न आए। उन्होंने इबोला की रोकथाम के लिए सख्त सतर्कता अपनाए जाने पर भी जोर दिया है। 27 सितंबर को विश्व एक दुर्लभ खगोलीय घटना का गवाह बनेगा। 30 साल के इतिहास में पहली बार लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण के साथ साथ एक नचमत उपवद को भी देख सकेंगे। ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि सुपरमून रात के बाद दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी की छाया रात 8:11 से ही सुपरमून को धीरे धीरे ढकना शुरू कर देगी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये वक्त 28 सितंबर की सुबह 5:41 रहेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण 1 घंटा 12 मिनट तक रहेगा। इसे उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के कुछ इलाकों में स्पष्ट देखा जा सकेगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ मानव की उत्पत्ति का इतिहास भी सदियों पुराना है। आदि मानव से लेकर होमो सैपियंस और हाल ही में राइजिंग स्टार से होमो नलेदी के अस्तित्व में रहने के प्रमाण मिलने के बाद हर किसी की इस विषय में दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार मानव इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ने में लगे हैं। शारीरिक बनावट से लेकर रहन सहन तक, खान पान से लेकर व्यवहार तक, पीढ़ी दर पीढ़ी मानव प्रजाति में अब तक काफी बदलाव आ चुके हैं। तो अपने इस खास सेगमेंट खोज खबर में आज हम चर्चा करेंगे मानव उत्पत्ति की और बताएंगे कि कैसे गुफाओं में रहने वाले आदि मानव ने आधुनिक मनुष्य बनने तक का सफर तय किया।
मनुष्य के अस्तित्व की कहानी सदियों पुरानी है। अगर मानव विकास की कड़ियों को जोड़ा जाए तो पाएंगे कि मानव उत्पत्ति का इतिहास 65 लाख साल पुराना है। 65 लाख साल पहले धरती पर प्रोसिमियंस रहा करते थे। जीवाश्म प्रमाणों की माने तो 40 लाख साल पहले ये प्रोसिमियंस बंदरों में परिवर्तित हो गए। 20 से 30 करोड़ साल पहले बंदर प्रागैतिहासिक वानरों में तब्दील हुए और तकरीबन 4 से 17 लाख साल पहले आधुनिक वानरों में, जिन्हें आज हम चिंपैंजी या गोरिल्ला के तौर पर जानते हैं। विकास की कड़ी में अगला नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आता है। हमारे ये पूर्वज लगभग 2.5 से 4.5 करोड़ साल पहले धरती पर पाए जाते थे। इनके जीवाश्म अफ्रीका से मिले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कई जातियों का विवरण भी मिलता है। ये प्रथम होमोनिड थे जो सीधा चला करते थे। इनका वजन 40 किलो और लंबाई 3.5 से 4 फीट के लगभग थी। इथोपिया में पाया गया लूसी का जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एफानसिस श्रेणी का है। लूसी की आकृति वानर की तरह थी, जिसमें खोपड़ी, छोटा माथा, चपटी नाक और भारी दांतों वाला उभरा हुआ जबड़ा शामिल था। लूसी के पास आधुनिक मानव से 1/3 दिमाग और उसका वजन 30 किलो और लंबाई 3 फीट थी। माना जाता है कि इस समूह के प्राणी शिकार के लिए लकड़ी और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते होंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस जीवाश्म की कड़ी में अगला नाम टोंग चाइल्ड का आता है। इसकी उत्पत्ति 10 से 20 लाख साल पुरानी मानी जाती है। ये सीधा चलते थे और इनके दांत इंसानों जैसे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अन्य प्रजाति थी। इस कड़ी में आखिरी थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बायोसी, जो 18 लाख साल पहले अस्तित्व में थे। इनके बाद आई मनुष्य की प्रथम प्रजाति होमो हेबिलिस। होमो यानी मानव और हेबिलिस यानी योग्य। इनके जीवाश्म पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में मिले। माना जाता है कि ये अवशेष 15 से 20 लाख साल पुराने हैं। हैंडीमैन की ये जाति जीनस होमो के प्रमुख सदस्यों में से एक थी। इनका ब्रेन केस थोड़ा सा बड़ा था, चेहरा छोटा था और दांत ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे थे। फिर भी इसके कुछ लक्षण बंदरों की तरह थे, जिनमें बाजुएं लंबी, चेहरा सामान्य था लेकिन उसकी ठुड्डी थोड़ी झुकी हुई थी। मानव उत्पत्ति की अगली कड़ी होमो इरेक्टस से जा मिलती है। ये सीधा मनुष्य 16 से 20 लाख साल पहले धरती पर जीवित था। माना जाता है कि होमो इरेक्टस ने अफ्रीका छोड़ा और एशिया और यूरोप में फैल गए। इनके जबड़े फैले हुए थे, ठुड्डी नहीं थी, माथे पर मोटी मोटी लकीरें थी और खोपड़ी लंबी थी। इनके दांत हेबिलिस से छोटे थे, लेकिन दिमाग हेबिलिस के मुकाबले कहीं बड़ा था। इनकी भाषा उन्नत रही होगी। ये आग को नियंत्रित करना जानते थे और इन्होंने अपने पूर्वजों से बेहतर औजार बनाए। इसके बाद आए होमो सेपियंस। दुनिया भर और खासकर अफ्रीका में पाए जाने वाले इन अवशेषों से लगता है कि ये 40,000 से 4 लाख साल पहले जिंदा रहे होंगे। ये पहले बुद्धिमान मनुष्य थे। इनका व्यक्तित्व मौजूदा मनुष्य जैसा था। इनके पास बड़े दिमाग वाला चौड़ा माथा और ठुड्डी के साथ निचला जबड़ा था। उत्तरी इराक के शनिदार केव में मिले इन अवशेषों से पता चलता है कि ये सिर को दफनाते थे। होमो सेपियंस की प्रमुख जाति निएंडरथल्स थी। हाल ही में जोहान्सबर्ग के पास राइजिंग स्टार गुफा में मिले होमो नलेदी के अवशेषों से पता चलता है कि उनका व्यवहार मनुष्यों और निएंडरथल्स जैसा रहा होगा। जीवाश्मों से पता चला है कि इनकी लंबाई तकरीबन 5 फीट थी। ये पतले थे, इनकी मांसपेशियां मजबूत थी और इनका दिमाग मनुष्य की मुट्ठी जितना था। इनके पास मनुष्य जैसे छोटे दांत थे। पांव भी इंसानों जैसे थे, लेकिन उंगलियां साधारण से ज्यादा थी और ब्रेन केस छोटा था। होमो सेपियंस सेपियंस से हमारा अभिप्राय वर्तमान आधुनिक मनुष्य से है। माना जाता है कि आधुनिक मनुष्य 40,000 साल पहले अस्तित्व में आया। ये बुद्धिमान थे, बेहतरीन औजारों से शिकार करते थे और पर्यावरण को नियंत्रित करने में सक्षम थे। इन्हें कला का ज्ञान था और ये गुफा चित्र और वीनस आंकड़े बनाते थे। इनकी शुरुआती नस्ल को क्रोमैग्नन्स के तौर पर जाना जाता था। तो ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम द्वारा हमारी कोशिश होती है कि हम विज्ञान के हर पहलू से आपको रूबरू करवा सके। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 11001 6।
तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।